सुप्रभात बच्चों, आप सभी बच्चों का विद्या निकेतन में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूँ सुनीता श्रीवास्तव। बच्चों चलिए आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण पाठ 2 वर्ण विन्यास या वर्ण विचार। इसके बारे में आपने पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे अवश्य, लेकिन आज इनके बारे में हम थोड़ी ज़्यादा चर्चा करेंगे। पाठ को पढ़ने से पहले बच्चों मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ, कुछ रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आपसे। जैसा कि आप सबको पता ही है कि कोरोना वायरस की वजह से अभी सभी स्कूल बंद हैं, कहीं भी बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, बच्चे अपने घर में रह रहे हैं। लेकिन घर में रहकर अपनी पढ़ाई को पूरा ज़रूर करना है, ठीक है ना। क्योंकि अगर पढ़ाई को छोड़ देंगे तो बच्चों फिर आप बहुत पीछे चले जाएंगे और उसके लिए फिर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपकी जो पढ़ाई है, स्कूल नहीं जाने के बावजूद भी ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। यूट्यूब पर आपके लिए बहुत सारे वीडियोस बन रहे हैं, जैसे मैं बना रही हूँ, इसी तरह और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि आप लोगों के लिए वीडियोस तैयार करने में लगे हुए हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप घर से ना निकलें, घर पे रहें, लेकिन अपनी पढ़ाई को ना छोड़ें। इस समय आपका स्वस्थ रहना और सुरक्षित रहना ज़्यादा ज़रूरी है, साथ ही आपकी पढ़ाई भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो आप अपनी पढ़ाई को जारी रखते हुए कुछ एडिशनल चीज़ें अगर अपनी पढ़ाई में शामिल कर लें तो आपके लिए बहुत अच्छा। जैसे कि हिंदी और इंग्लिश की एक पेज राइटिंग कीजिए और टेबल जो है वो 2 से 20 तक रोज़ लिखिए। इससे क्या होगा, आपकी हैंड राइटिंग भी इम्प्रूव हो जाएगी और आपके मैथ्स में तो बहुत अच्छे मार्क्स हो जाएंगे। क्योंकि सारे जो हमारे मैथ्स होते हैं वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड पर ही सारा मैथ्स टिका होता है। तो अगर हमारा टेबल सबसे अच्छा रहेगा तो मैथ्स में हम नंबर 1 ज़रूर हो जाएंगे। मैं मैथ्स की वीडियोस भी बनाऊंगी, लेकिन आज मैं शुरू करने जा रही हूँ हिंदी व्याकरण का पाठ 2 वर्ण विन्यास। तो चलिए हम अपना पाठ शुरू करेंगे। हम लोग अनेक प्रकार की ध्वनियाँ बोलते और सुनते हैं। पिछली कक्षाओं में हमने वर्णों के विषय में पढ़ा है कि ये ध्वनियाँ ही भाषा का छोटा रूप है। इन ध्वनियों को जिन रूपों में लिखते हैं उन्हें ही हम वर्ण कहते हैं। वर्ण, इसको हमने पिछले चैप्टर में अपने पढ़े थे ना, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। नंबर 2 में देखिए, वर्णों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते और इन्हें हम अक्षर भी कहते हैं। हिंदी भाषा में कुल 46 वर्ण हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जो हम आ से लेकर ग तक जो पढ़ते हैं उस सभी के व्यवस्थित रूप को आ से लेकर जो ग तक का जो व्यवस्थित समूह है उसे हम क्या कहते हैं, वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला कहते हैं उसे। हिंदी वर्णमाला यानी अल्फ़ाबेट जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। हिंदी वर्णमाला 2 प्रकार के होते हैं, 2 भाग होते हैं इनके, एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। तो आ से आ छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री, ए ओ औ। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। इसके लिए किसी और शब्द की कोई सहायता नहीं लेनी पड़ती। इनको हम स्वतंत्र रूप से बोलते हैं। इन्हें बोलने समय मुख से हवा बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है। वर्णों की संख्या 11 है और ये 2 तरह से लिखे जाते हैं। अपने मूल रूप में अ, आ, छोटी बड़ी, ई आदि लिखे जाते हैं, जबकि मात्रा के रूप में किसी व्यंजन के साथ मिलकर क जोड़ आ का बन जाता है। क जोड़ छोटी ई, क में छोटी ई की मात्रा बन जाती है। तो इसी तरह आपने और भी मात्राएं लगाकर, जैसे क छोटी ई लगा दिया, फिर बड़ी छोटा ऊ लगा के, इस तरह से हम मात्राओं को आगे बढ़ाते हैं। स्वर के भेद, स्वर कितने होते हैं, आ छोटी बड़ी, ये जो होते हैं उनमें भी 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत। तो ह्रस्व स्वर क्या कहलाते हैं, इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है और ये होते हैं अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। इनको बोलने में बहुत कम समय लगता है, इसलिए इन्हें हम कहते हैं ह्रस्व स्वर। इसके बाद है दीर्घ स्वर। इसके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों के अपेक्षा दुगना समय लगता है। जैसे आ बोलने से दुगना समय लगता है आ बोलने में। फिर छोटी, जैसे हम ह्रस्व स्वर में बोलते थे, उससे भी थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है हमें बड़ी ई बोलने में। छोटा ऊ, ए ओ और औ, ये होते हैं दीर्घ स्वर, यानी ह्रस्व से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है इनको बोलने में। प्लुत स्वर क्या होते हैं,
जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से 3 गुना समय लगता है इन्हें प्लूत स्वर कहते हैं। अब देखिए, ह्रस्व से दीर्घ में दुगना समय लगा और प्लूत स्वर को बोलने में 3 गुना समय लगता है। जैसे इनके उदाहरण क्या है, ओम, सुनो, ऐसे जो हम बोलते हैं तो इनमें इनको हम प्लूत स्वर बोलते हैं। अब अनुस्वार क्या होता है, इनका उच्चारण नाक से होता है। अनुस्वार क्या होता है, इनका उच्चारण नाक से होता है और हम क्या लगाते हैं, अनुस्वार के लिए एक बिंदी लगाते हैं। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर जंगल, तो ये जो ऊपर बिंदी लगी है इनको हम क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। फिर ये कंगन में जो बिंदी लगी है इनको कंगन, क के ऊपर बिंदी लगी है तो कंग हो गया, तो कंग और कंगन बन गया। ये दंगल है तो द पे बिंदी लगाएंगे, दंग हो जाएगा ये, और दंगल, यानी अंग की मात्रा, इसको अनुस्वार हम कहते हैं। अनुनासिक क्या होता है, अनुनासिक क्या होता है, इसका जो उच्चारण होता है, जो अनुस्वार होता है उसका तो सिर्फ नाक से होता है, और जो अनुनासिक होता है उनका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है, और इनको हम चंद्र बिंदु के रूप में लिखते हैं, जैसे कि आँख, चांद, गांधी आदि। अब विसर्ग क्या होता है, इसका उच्चारण ह की तरह होता है। जैसे हम अतः लिखते हैं, प्रातः लिखते हैं, तो ये विसर्ग के अंदर आते हैं। अब है मात्रा। स्वरों के लिए निर्धारित चिन्ह मात्रा कहलाती हैं। अस्वर की जो कोई मात्रा नहीं होती, और शेष स्वरों के लिए मात्रा चिन्ह निर्धारित होती हैं। इन्हें व्यंजनों के साथ मिलाकर भी लिखा जाता है, जैसे कि छोटी की, बड़ा को, इस तरह से। आइए हम देखते हैं। देखिए स्वर यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप देखिए इस लाइन में आपके सारे स्वर हैं, जो कि आ, छोटी, बड़ी, ये लिखे हुए हैं। इनके साथ जो आ के साथ, जो अ के साथ कोई मात्रा नहीं होती, देखिए यहाँ पे आ के साथ कोई मात्रा नहीं होती। आ के साथ देखिए आ की मात्रा होती है, बाकियों के साथ जो मात्राएं होती हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसके बाद वर्ण क्या होते हैं, वर्ण जैसे क, मान लीजिए हम क ही ले लेते हैं, तो क में अगर हम अ जोड़ते हैं जिनकी कोई मात्रा नहीं है, क के साथ अ जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, क। और इनका एक प्रयोग क से क्या बना सकते हैं, हम कल बना सकते हैं। और अ अपने मूल स्वरूप से क्या बना सकता है, क्या अक्षर बना सकता है, अमरूद। जैसे अ से अब, ऐसे भी बना सकते हैं हम। कुछ भी अ से जो शब्द बन जाए वो स्वर का मूल रूप, यानी अ से लिखने वाले शब्द बनेंगे। अब आ के साथ, क के साथ अगर आ जोड़ते हैं तो का बनता है, और इससे बनने वाले शब्द क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा, काज हो जाएगा, और भी कई सारी चीज़ें, अब कई सारे वर्ड, कई सारे शब्द आप बना सकते हो। और आ अपने मूल रूप से क्या शब्द बनता है, आम। इसी तरह छोटी है, क में छोटी ई लगाएंगे तो की हो गया, और की से किला, और मूल रूप में छोटी से इमली। इसी तरह बड़ी से, क में बड़ी की मात्रा लग गई, और हम क्या लिख देंगे, इसका कीमत। और मूल रूप में बड़ी से ईद लिख सकते हैं, ईख लिख सकते हैं। अब छोटा ऊ में क में छोटा ऊ लगाएंगे तो कू हो गया, और कुछ लिख सकते हैं अपने मूल रूप में छोटे ऊ से उल्लू हो गया। इसी तरह बड़े ऊ, और इसी तरह से बाकी के हम लिखते चले जाएंगे। देखिए बड़े ऊ के साथ ये कूल बन जाता है, और ऊन बन जाएगा अपने मूल रूप में। इसी तरह आप देखिए री की मात्रा अगर क में लगा दे तो क्री बन जाएगा, और कृपा हो गया प्रयोग, और मूल रूप में री से ऋषि हो जाता है। छोटे से क में छोटी ए लगा देंगे तो के बन जाएगा, और के से शब्द बना सकते हैं हम केला, और केला बन गया शब्द। और इसके बाद देखिए अपने मूल रूप में ए से क्या बन जाएगा, एड़ी बन जाएगा। इसी तरह आगे ए से क में ए की मात्रा लगा देंगे तो कै हो गया, और कै से कैसा बना सकते हैं हम। इसके बाद ये मूल रूप में ऐसे बन जाएगा ऐनक। ओ क्या हो गया, ओ से क में ओ की मात्रा लगाने से को हो गया, और को से कोना हम लिख सकते हैं, और मूल रूप में ओ की मात्रा लगने से ओखली, ओखली बन जाता है। औ है तो औ से हम क्या बना सकते हैं, कौआ। औ की मात्रा अगर हम लगा दें क में तो कौ बन जाएगा, और कौ से क्या बना सकते हैं हम शब्द, कौन बना सकते हैं, है ना। और मूल रूप में औ से क्या बन जाएगा, औरत। तो इस तरह देखिए ये हमने चार्ट कंप्लीट कर लिया। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। तो व्यंजन क्या होते हैं, क ख ग घ वाला जो पार्ट हम पढ़ते हैं वर्णमाला में, उन्हें हम कहते हैं व्यंजन। अब देखिए यहाँ पे व्यंजन ये सारे दिए गए हैं। क ख वाला लाइन जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं क वर्ग। च वाले लाइन को च वर्ग, ट वाले लाइन को ट वर्ग,
त वाले लाइन को त वर्ग कहते हैं, प वाले लाइन को प वर्ग कहते हैं। य र ल व ये क्या पढ़े जाते हैं इनको मैं अभी आगे बताऊंगी। इसके बाद यहाँ पे देखिए आप, जैसे यहाँ देख रहे हैं ड और ढ, इनको क्या कहा जाता है, इन्हें भी मैं आगे पढ़ाऊंगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजन जो हैं आप स्वतंत्र रूप से नहीं बोल सकते, इनको बोलने के लिए आपको स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। और ये जो सारे व्यंजन हैं, ये इनके नंबर्स, इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या होती है 35। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आंसर में आता है कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती हैं। तो ये आपने याद रखना है, स्वरों की संख्या भी याद रखनी है, व्यंजनों की संख्या याद रखनी है। अब बताइए, अब मैंने पीछे आपको पढ़ाया था ना कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आपने याद रखना होगा कि स्वरों की संख्या 11 होती है। स्वरों की वर्णों की संख्या 11 होती है। और आइए हम देखते हैं आगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो व्यंजनों का हम व्यंजनों के बारे में पढ़ रहे थे। तो व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है और इनकी संख्या होती है 35। स्वरों की सहायता के बिना किसी व्यंजन को लिखने के लिए उसके नीचे हलंत लगाना पड़ता है। अगर जब हम लिखते हैं व्यंजन, जब हम लिखते हैं तो उसमें क्या जुड़े होते हैं, उसमें स्वर जुड़े होते हैं और व्यंजन के नीचे हमें क्या लगाना होता है, हलंत। जैसे मान लीजिए कि हम क लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हम क लिखते हैं, क जोड़ अ, तो ये क पूरा नहीं है, इसके नीचे हमें क्या लगाना पड़ता है, हलंत। और क जोड़ अ, तब हम लिख सकते हैं क, अब ये पूर्ण हुआ। ठीक है, तो ऐसे ही बाकी सबके साथ भी होता है। चलिए आगे पढ़ेंगे। हिंदी के वर्णों के ऊपर रेखा खींची जाती है जिसे सिरो रेखा कहते हैं। हम जब भी हिंदी के वर्ण लिखते हैं तो क्या करते हैं, उनके ऊपर लाइन खींचते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, सिरो रेखा। अन्य भाषाओं में इसकी आवश्यकता नहीं होती। वर्णमाला के प्रत्येक वर्ग कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग के पंचम वर्ण, जैसे कि अंगा, क के लास्ट में क्या होता है, क वर्ग के लास्ट में क्या होता है, अंगा होता है। च वर्ग के आखिरी में क्या होता है, य होता है। ट वर्ग के आखिरी में अड़ा होता है। प वर्ग के आखिरी में न होता है। इसी तरह से जो ये पंचम वर्ण जो होते हैं, स्वर के बिना लिखते समय इन्हें सिरो रेखा के ऊपर क्या लगाने पड़ते हैं, ये बिंदु या अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि कंघा, गंगा, चंचल, झंडा, खंबा, मंत्र आदि। व्यंजन के भेद, व्यंजन के भी देखिए भेद होते हैं। अभी हमने वर्णों के स्वरों के भेद भी पढ़े थे और अब हम पढ़ रहे हैं व्यंजन के भेद। तो व्यंजन के भेद कौन कौन से होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्मा। तो स्पर्श व्यंजन के अंदर कौन कौन से आते हैं, इनके उच्चारण में व्यंजन कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओठ और जीभ से टकराकर बाहर निकलता है। क से म तक 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन हैं। क से म तक जो हम बोलते हैं, इन्हें हम स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत रखते हैं। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। इनका उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य होता है। स्वरों और व्यंजनों के मध्य में होता है। ये 4 हैं, य, र, ल और व। बस अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, य, र, ल और व। अब पढ़ेंगे हम ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं। इनके उच्चारण में ऊष्मा पैदा होती है। ये 4 हैं, तलाबे श, मूर्धन श, दंत स और ह। बस ये ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं, तलाबे श, मूर्धन श, दंत स और ह। इनके बारे में भी जानिए। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, 2 भिन्न व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क जोड़ श, तो क्या बन गया, ये श, क्षत्रिय वाला श। और इससे हम शब्द क्या बना सकते हैं, क्षमा। त और र को जब हम मिलाते हैं, यहाँ देखिए क और श को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, छ बन जाता है और शब्द हमारा बनता है क्षमा। इसी तरह से त और र को मिलाने पर त्र बन जाता है और नया शब्द क्या तरह से क्या बन जाएगा, त्रिशूल। ज और ज्ञ को मिलाने से ज्ञ बनता है, यहाँ पे ज छप गया है, ये ज्ञ होगा, ज्ञ बनता है और ज्ञ से शब्द क्या बनेगा, ज्ञान।
इसी तरह से श और र, तलाबे श और र को मिलाने से छ बन जाता है, श्र बन जाता है, श्र यानी कि श्रम। तो ये कहलाते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। चलिए आगे, द्वित्व व्यंजन। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, द्वित्व यानी दो जुड़े हुए, दो समान व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजनों का द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे कि क और क जोड़ देंगे तो क बन जाता है और शब्द क्या बन जाएगा, पक्का। च और च को जोड़ेंगे तो च बन जाएगा और शब्द बनेगा बच्चा। म और म को जोड़ेंगे तो मम बन जाएगा और चम्मच हो जाएगा शब्द। त और त को जोड़ेंगे तो त बन जाएगा और पत्ता बन जाएगा इससे शब्द। इसी तरह संयुक्ताक्षर भी दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बनते हैं, बने अक्षर संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। जैसे क और य दो अलग अलग अक्षर हैं, दो अलग अलग अक्षरों को मिलाकर क्या ये संयुक्ताक्षर बनते हैं। जैसे क और य क्या बन जाता है, क्य, और शब्द क्या बनेगा, क्यारी। इसी तरह से प और य प्य और प्य से प्यास या प्यारी भी बना सकते हैं। त और य त्य से त्याग बन गया। इसी तरह से देखिए, द और य को मिलाने से द बन गया तो विद्यार्थी, द और य द विद्यार्थी बन गया। अब समझिए कुछ अन्य वर्ण कौन कौन से हैं। अंग, अह, ड, ढ, ज, फ, ओ। ये इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम जो ऊपर ऐसे लगा देते हैं पर बिंदु ऐसे नहीं लगाते, तो इसे हम पढ़ते हैं ओ का उच्चारण करते हैं। जैसे ऑफिस, ऑफिस जब हम लिखते हैं तो ओ ऐसे ही बनाते हैं, ओ। देखिए इसको जो सिर्फ हम ऐसे लगा देते हैं किसी भी शब्द के साथ, तो इसको हम ओ का उच्चारण पढ़ते हैं। जैसे डॉक्टर आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ बिंदी नहीं लगाते और लिखते हैं डॉक्टर, ऐसे लिखते हैं ना। तो इसी तरह से ये ओ पढ़ते हैं इनको। ओ, ज और फ आगत ध्वनियाँ कहलाती हैं। जो ये देखिए यहाँ पे देखिए, पहला पॉइंट मैं बता रही थी और मैं पीछे चली गई थी, सॉरी। कुछ अन्य वर्ण अंग, अह, ड, ढ, ज और फ और ओ। अंग, अह, अयोग वाह स्वर हैं और इनकी गिनती अब स्वरों में होती है। अब पहले इनकी गिनती नहीं होती थी, अब इनकी भी गिनती स्वरों के साथ होती है। इसके बाद ओ, ज, फ आगत ध्वनियाँ हैं, इन्हें दूसरी भाषाओं से लिया गया है। इसी तरह से ड, य, अड़, न और म ये पंचम वर्ण कहलाते हैं। ये सारी बातें ध्यान रखनी है, एक बार में तो बच्चों याद नहीं होता है, तो आप दोबारा भी इस वीडियो को देखिएगा और दोबारा इसे याद कीजिएगा। हो सके तो अपनी नोटबुक में नोट भी कीजिएगा इसको, क्योंकि इनसे रिलेटेड प्रश्न आते ही हैं। ड और ढ का प्रयोग हिंदी वर्णमाला में अब इन दोनों वर्णों को भी सम्मिलित कर लिया गया है। पहले ड और ढ को नहीं था सम्मिलित किया गया, अब इनको भी सम्मिलित कर लिया गया है और इनका प्रयोग अनेक शब्दों में मिलता है। जैसे सड़क, लड़का, कपड़ा, पढ़ा, चढ़ना, है ना। वैसे ये ड और ढ के ही विकसित रूप हैं। जो ड और ढ होता है ना, ड और ढ इनके ही ये विकसित रूप हैं। इनका प्रयोग शब्दों के बीच में या अंत में होता है, आरंभ में नहीं। इनके उच्चारण में भले ही कम अंतर हो, पर इनसे बने शब्दों में बहुत अंतर होता है। जैसे पढ़ना, 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 पढ़ना हो गया, बड़ा, बढ़ा, बड़ा और बढ़ा। तो बहुत कम अंतर होता है, लेकिन बहुत मीनिंग जो है इनकी ये बदल जाती है, इनका मतलब बदल जाता है। र के विभिन्न रूप और उनके प्रयोग। र के भी विभिन्न रूप हैं। देखिए, जब र किसी वर्ण के पहले आता है और उसका अरहित र उच्चारण होता है, इसमें अ नहीं जुड़ा होता और ये अरहित र होता है और इसे अगले व्यंजन के ऊपर रेफ के रूप में लिखा जाता है। जैसे धर्म, देखिए, जैसे धा जोड़ अ जोड़ र जोड़ म, तो धर्म। अ क्या हो जाता है, यहाँ छुप गया, अ क्या हो जाता है, यहाँ पे छुप गया और र आ जाता है, धर्म। और जो र है वो म के ऊपर यहाँ पे चला जाता है, तो क्या बन गया, ध और म, र ऊपर चला गया, अ यहाँ से हट जाता है। इसी तरह आप देखिए यहाँ पर व, अ, र, शा, तो क्या हो जाएगा, अ हट जाएगा और र जो है वो श के ऊपर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, वर्षा। तो ये हो गया, इसको हम कहते हैं रेफ की मात्रा, इसको हम कहते हैं रेफ की मात्रा। चलिए
जब र किसी वर्ण के बाद आता है और उसका असहित उच्चारण होता है, इसमें जिसमें रेफ वाले में रहित हो जाता है और रहित हो जाता है और इसमें र जुड़ जाता है, सहित हो जाता है, तब हम इसे व्यंजन को खड़ी पाई के साथ र पदीन के रूप में लिखते हैं। जैसे कि करम, तो क्या हम लिख देते हैं? क र म हम क्या लिख देते हैं? क्रम। ठीक है। परण, तो हम क्या लिख देते हैं? प्रण। छोटी खड़ी पाई वाले स्वर रहित व्यंजन ट को छोड़कर र पदेन के रूप में लिखा जाता है। जैसे कि ट और र, छोटी खड़ी पाई जो होती है वाले जो स्वर रहित व्यंजन होते हैं, स्वर रहित व्यंजन होते हैं, तो ट को छोड़कर र पदेन के रूप में लिखा जाता है। जैसे ट जोड़ र जोड़ क। अब ये जो र है पदेन, ये क्या हो जाता है? ये ट के नीचे चला गया, देखिए ट्रक बन गया। ट र कहाँ चला गया? इस ट के पदेन में, यानी नीचे पद में चला जाता है। इसी तरह से देखिए ड र म, तो जो र है ये पदेन के रूप में ड के नीचे चला जाएगा और क्या बन जाएगा? ये ड्रम। चलिए आगे पढ़ते हैं। यदि र से पहले स्वर रहित तलाबिश हो तो उसका रूप भी बदल जाता है। जैसे श र, श जोड़ र तो क्या बन गया? श्र। श जोड़ र तो क्या बन गया? ये श जोड़ र बन गया, तो क्या बन गया? श्र बन जाता है और शब्द क्या बनेगा? श्रम, श्री, श्रेष्ठ, है ना। श अगर क्या होता है इसमें? यदि र से पहले स्वर श आ जाता है, र से पहले क्या आ जाता है? श पहले आ जाता है और र बाद में आता है, तो क्या होता है? इसका रूप बदल जाता है। जैसे श जोड़ र श्र हो गया, श्रम, श्री हो गया, श्री और श्रेष्ठ। अब री की मात्रा का उच्चारण भी री की तरह ही होता है, जैसे कि ऋषि, ऋण, है ना। चलिए आगे हम पढ़ेंगे वर्ण विच्छेद। वर्णों को विच्छेद करना आपने पिछले क्लास में भी पढ़ा था और बहुत अच्छे से पढ़ा था, और आपको मुझे लगता है कि वर्ण विच्छेद करना जरूर आता होगा। फिर भी हम एक बार पढ़ेंगे इसको। देखिए कमल को कैसे हम करेंगे विच्छेदित? क जोड़, अब क में तो क्या लगाना पड़ेगा? हमें हलंत लगाना पड़ेगा, क्योंकि क पूरा नहीं बोल सकते जब तक कि उसमें अ नहीं लगता। तो क जोड़ फिर म फिर जोड़ अ, क्योंकि म भी पूरा नहीं है, तो क जोड़ अ, म जोड़ अ जोड़ ल जोड़ अ, तो अब क्या बना? ये कमल बन गया, है ना। दूसरा है माता, तो म जोड़ आ जोड़ त जोड़ आ, तब बन गया ये माता। अंगूर, आ अंग हो गया, जोड़ ग जोड़ बड़ा ऊ जोड़ र जोड़ अ, अब क्या बना? ये अंगूर। इसी तरह रक्षा है, इसी तरह ट्रक है, शक्ति है, तो इसी तरह से हम इसे आगे बढ़ाएंगे। अब इस पाठ में हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के दो रूप होते हैं, स्वर और व्यंजन। इसके बाद स्वर 11 और व्यंजन 35 होते हैं। प्रत्येक वर्ण का अंतिम व्यंजन पंचम वर्ण कहलाता है। अंग और अह अयोगवा कहलाते हैं। आ, ज, फ आगत ध्वनियाँ हैं। स्वर दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। इसके बाद प्रत्येक वर्ण को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। चलिए हम इसके करेंगे अब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और फिर इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहले हम करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में सही विकल्प चुनना है इनमें। तो आइए हम शुरू करें। स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो अभी अभी आपने पढ़ा स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11, तो यहाँ पे टिक लगाएंगे। व्यंजन कुल कितने होते हैं? व्यंजन कुल कितने होते हैं? 35 होते हैं, तो यहाँ 35 में लगा देंगे। य, र, ल, व कौन से व्यंजन हैं? य, र, ल और व कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ये अंतस्थ व्यंजन है। रक्षा का कौन सा सही वर्ण विच्छेद है? अब देखिए र जोड़ अ, क जोड़ स जोड़ आ, तो ये सही है कि र जोड़ अ जोड़ क जोड़ श जोड़ आ। कौन सा सही है आप देखते जाइए।
र जोड़ अ जोड़ क जोड़ स जोड़ अ तो नहीं होगा, क्योंकि आखिरी में क्या है, रक्षा, यानी आ आना चाहिए। फिर र जोड़ क जोड़ अ जोड़ छ जोड़ आ, अब कौन सा है, रक्षा। तो क्ष के लिए क्या होता है, क श आ, तो रक्षा, र और अ, क श आ, रक्षा। तो ये फर्स्ट ऑप्शन जो इसका है ये सही है, इसका पहला वाला ऑप्शन सही है। चलिए आखिरी तो नहीं है, प्रश्नोत्तर है। तो यहाँ देखिए प्रश्नोत्तर में हमने लिखना पड़ेगा, तो मैं बोलती जाऊँ, आप लिख लोगे। वर्ण से आप क्या समझते हैं और इसके कितने भेद हैं। तो हम लिखेंगे इसके उत्तर को, तो हम क्या लिखेंगे, वर्ण से आप क्या समझते हैं, तो हम लिखेंगे वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। एक पार्ट का आंसर हो गया। दूसरा पार्ट है इसके कितने भेद हैं, तो हम क्या लिखेंगे, इसके दो भेद हैं। इसके दो भेद हैं। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। तो आप वीडियो को रोक कर प्रश्न के उत्तर को लिख लीजिए। दूसरा है हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं, तो हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं, हिंदी में कुल 46 वर्ण हैं। हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे उत्तर, हिंदी में कुल 46 वर्ण हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 46। तो मैं इसको ऐसे ही लिख देती हूँ, आप इसको लिख लीजिएगा, सॉरी। ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, व्यंजन किसे कहते हैं, भेदों के नाम लिखिए। तो आइए हम इसे भी लिखते हैं। तो हम लिखेंगे स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले लय, बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। ओके, और इसके 3 भेद हैं। अब क्या लिखेंगे हम, इसके 3 भेद हैं। तो हम नंबर लिखेंगे 1 में, लिखेंगे हम स्पर्शी व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, सॉरी अंतस्थ व्यंजन। और नंबर 3 में हम लिखेंगे ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। तो ये हो गया हमारा ग वाले पार्ट का भी उत्तर।
चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं क्या है। कोष्ठ में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम कहते हैं वर्ण। तो हम वर्ण में टिक लगा देंगे। इसके बाद वर्णों को डैश भी कहते हैं। वर्णों को हम और क्या कहते हैं? वर्णों को हम अक्षर भी कहते हैं। तो हम अक्षर में लगा देंगे टिक। नंबर ग में देखिए, स्वरों के उच्चारण में व्यंजन की सहायता नहीं ली जाती है। नहीं ली जाती। स्वर स्वतंत्र होते हैं, उनको स्वतंत्र रूप से बोला जाता है। व्यंजनों को बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। अंग और अह डैश हैं, अयोगवा हैं ये। क ख ग घ अंग आदि वर्ण, क ख ग घ अंग आदि वर्ण क्या कहलाते हैं? ये हम कहलाते हैं हमारे व्यंजन। अब हो गया। चलिए अब हम लगाएंगे टिक। सही कथनों के आगे सही तथा गलत कथनों के आगे गलत का चिन्ह प्रयोग कीजिए। आइए, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, तो ये हो गया हमारा सही है। ये वाक्य सही है, तो हम इसमें लगाएंगे सही का निशान लगाएंगे। हिंदी भाषा में कुल 50 वर्ण हैं, ये गलत है, तो ये हम गलत लगा देंगे। अंग, य, अड़, न, म को पंचम वर्ण कहते हैं, तो सही है, ये हाँ सही लगा देंगे। स्वर्ण वर्णों की कुल संख्या 22 है, नहीं, गलत स्टेटमेंट है, तो गलत लगाएंगे। य, र, ल और व उसमें व्यंजन है, नहीं, ये अंतस्थ कह जाते हैं ना, तो ये हो गया हमारा गलत। अब चलिए अगला हमारा मिलान है और हम इसे मिलान को पूरी करेंगे। संयुक्त व्यंजन, तो संयुक्त व्यंजन क्या हो जाएगा? ये संयुक्त व्यंजन हो जाएगा हमारा त्र। द्वित्व व्यंजन क्या हो जाएगा? जिसमें दो एक साथ जुड़े होते हैं, द्वित्व व्यंजन क्या हो जाएगा? त हो जाएगा द्वित्व व्यंजन, ये वाला हो गया। संयुक्ताक्षर क्या होगा? क्य। रेफ हो जाएगा, क के ऊपर रेफ की मात्रा यहाँ देखिए लगी हुई है, यहाँ रेफ की मात्रा देखिए लगी हुई है। और आगत ध्वनि क्या हो जाएगी? आगत ध्वनि है हमारी च। तो ये हमारी मैचिंग भी पूरी हो गई और हमारा वीडियो भी यहाँ ख़त्म होता है, हमारा चैप्टर भी यहाँ पे ख़त्म होता है। आप सभी बच्चे घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखें। पढ़ाई को रुकने ना दें, घर पे रहें, घर पे पढ़ें और मेरे बातों का ध्यान रखें। हिंदी इंग्लिश के एक पेज राइटिंग लिखा करें और अपने टेबल को 2 to 20 पर डे ज़रूर लिखिए। इससे आपकी मैथ्स बहुत अच्छी हो जाएगी। आप मेरी बात मानकर तो देखिए। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों, बाय बच्चों, अपनी पढ़ाई जारी रखिए।